नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि जैनसोल के प्रमोटरों पर सेबी ने बैन लगा दिया है और उनके कुछ निर्णयों पर सेबी ने रोक लगा दी है। तो इससे संबंधित हमारे दर्शकों ने कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। उसमें मनोरमजीत जी मेरठ से लिखते हैं कि आपने जैनसोल और इस तरह के अन्य शेयर के बारे में सचेत आप कई दिनों से कर रहे थे, और उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि ये ऐसे केसेस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना, उनकी जिम्मेदारी भी तो फिक्स होनी चाहिए। मनोरम जी, ये ऐसा मकड़ जाल है कि इसमें केवल और केवल एक आदमी क्षतिग्रस्त होता है या वो आदमी ख़त्म होता है, वो है रिटेल इन्वेस्टर। ऊपर के लेवल पर प्रमोटर, मीडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बड़ी बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स और बड़े अधिकारी, वो आपस में मिले रहते हैं और एक छोटे रिटेल इन्वेस्टर के पास ना इतना समय होता है, ना इतना ताकत होती है कि वो इस तरह के कारनामों में वो प्रमोटर से लड़ सके। और इस केस में भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कुछ पेनल्टी इनके ऊपर लगेगी और उनको कुछ समय के लिए शेयर मार्केट से डील करने के लिए डिबार कर दिया जाएगा। फिर वो कुछ समय बाद आएंगे और फिर वही किस्सा रिपीट होगा। अब किसी दूसरे नाम से आएंगे और किसी दूसरे के थ्रू आएंगे, यानी मतलब ये जो प्रमोटर है इनका नाम अगर बदनाम हो गया तो किसी दूसरे के साथ मिलकर ही आएंगे। ये चीज़ कभी ख़त्म होने वाली नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो इस मार्केट से, मतलब अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर इस मार्केट से पैसा कमा के जाएं। क्योंकि अगर रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से पैसा कमा के जाएगा तो आखिर कौन सी वो पार्टी है जो नुकसान झेलेगी? अब तीन ही पार्टी हुई, एक प्रमोटर हुआ, एक एफआईआई हुआ और डीआईआई हुआ। ये तो इस तरीके से बाज़ार में डील करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर इनके झांसे में आ जाता है और झांसे में आकर उसको पैसा गंवाना ही है। तो ये चीज़ तो रिपीट होनी है। तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई और अकाउंटेंट हो या किसी तरीके की और कोई संस्था हो इसी तरह की, ये किस्सा तो चलने वाला है। आप जिम्मेदारी फिक्स भी कर देंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। खैर, निखिल जी कहते हैं जैनसोल में निकला झोल, आपने पहले ही सचेत कर दिया था, लेकिन रिटेलर ना प्रॉफिट में निकलते हैं ना लॉस में और वहीं फंस के रह जाते हैं। बहुत ही शानदार बात निखिल जी आपने कही है। वो एक कहावत है कि एक जो बंदर होता है ना, उसको एक बार एक छोटी मटकी मिली जिसमें चने भरे हुए थे। अब उसने क्या किया, उसमें हाथ डाला और हाथ डाल के चने निकालने के लिए मुट्ठी बंद कर दी। ठीक है, अब उसका हाथ बाहर नहीं आ रहा लेकिन वो चने नहीं छोड़ रहा है। तो ये जो लालच है ना, ये, और बिना तैयारी के जब आदमी आता है और वो ये सोचता है यहाँ से मैं करोड़ों रुपए कमा लूँगा, और वो बातें सुनता है वॉरेन बफेट की, वो बातें सुनता है राकेश झुनझुनवाला की, ये नहीं देखता कि कितने अरबों लोगों में से ये एक या दो लोग हैं। वो 15 या 20% से वो कभी खुश नहीं रहता है। और चलिए कोई बात नहीं, 15-20% से खुश ना रहे तो भी ठीक है, लेकिन वो तैयारी भी नहीं करता है। मेरा ये अनुभव है कि अगर मैं किसी, मतलब मेरी निजी ज़िंदगी में मैं किसी रिटेल इन्वेस्टर को अगर कोई सही बात कहता हूँ कि ये शेयर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो मुझसे अक्सर ऐसे होता है कि वो मुझसे नाराज़ हो जाता है। तो इसलिए निखिल जी, रिटेल इन्वेस्टर की कहानी तो जैसे मैंने पहले बताया रिपीट होनी है। फिर राजगोपाल मारदा जी कहते हैं रिटेल किस पर भरोसा करे, क्या आगे भी नामी कंपनी के प्रमोटर ऐसा कर सकते हैं? शेयर मार्केट में तो होता भी होगा। तो देखिए, मुझे लगता है राजगोपाल जी, आप शेयर बाज़ार में नए हैं। ये तो हर मार्केट की यही कहानी है, चाहे अमेरिकन मार्केट ले लीजिए, चाहे इंडियन मार्केट ले लीजिए, या पाकिस्तानी मार्केट ले लीजिए, चीन का मार्केट ले लीजिए। डिग्री का फ़र्क हो सकता है, कहीं ज़्यादा रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, वहाँ मैनिपुलेशन आसान नहीं होता, कहीं कम मैनिपुलेशन होता है, कहीं ज़्यादा होता है, बाकी मैनिपुलेशन सब जगह होता है। रिटेल इन्वेस्टर क्या करे? रिटेल इन्वेस्टर पढ़े, स्टडी करे, धैर्य रखे और जो चोर कंपनियां हैं उनको ना देखे, उनकी तरफ ध्यान ना दे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर प्राइस को देखता है, क्योंकि जितनी भी मीडिया है
जितनी भी चारों तरफ आपके सामने इन चारों तरफ जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो उन शेयर्स की होगी जो शेयर किसी को ऑफलोड करने होंगे। तो उसी चक्कर में अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं, और जो समझदार रिटेल इन्वेस्टर होता है वो सर्वाइव करता है और अच्छा पैसा बनाता भी है। खैर, अब इसी संदर्भ में जैनसोल की बात तो नहीं कर रहे हैं। नवीन पंसारी जी ने कहा कि साहब ये जो अब इंडसइंड बैंक में जो भी प्राइस राइज 6-7% का कल हो गया, तो ये क्या सस्टेनेबल है क्या? देखिए, प्राइस राइज का सस्टेनेबिलिटी जो है ना, वो उसके फंडामेंटल परफॉर्मेंस से डेराइव होता है, और फंडामेंटल जो इस कंपनी के हैं उसमें एक जो मेन फैक्टर है ना, वो इसका मैनेजमेंट है। तो जैसे मैंने आपको, जब शायद आपने मेरी कमेंट्री सुनी उस टाइम जब मैंने इंडसइंड बैंक वालों ने ये बताया कि हमारे यहाँ डेरिवेटिव ट्रेड में हमारे लॉस लग गया है, तो उन्होंने क्या किया कि उस मैनेजमेंट में जो सुमंत कटवालिया साहब थे, जो उनका एमडी और सीईओ हैं उसके इंडसइंड बैंक ने, उन्होंने क्या किया, जो लॉस है ना उसमें से टैक्स घटा दिए, क्योंकि टैक्स कम हो जाता है। पहले आपको 100 रुपये टैक्स देना होगा अगर लॉस नहीं होगा, तो अब आपको 30% कम देना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो लॉस का अमाउंट बताया ना, वो कैसे बताया, वो बताया 30% कम करके। दूसरी बात ये डेटा से पता लगा कि अरुण खुराना जो डिप्टी सीईओ हैं या इसी तरीके कोई सीनियर पोजीशन पे हैं, और ये सज्जन हमारे सुमंत कटवालिया साहब, ये जब से ये किस्सा हुआ उससे लगातार ये शेयर बेच रहे हैं। अपने खुद की इनको ईसोप मिलते हैं कंपनी की तरफ से, उस शेयरों को ये लगातार बेच रहे हैं। डिस्क्लोजर बाकायदा इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन इनको अंदर की खबर थी ना, तो क्या ये कंपनी और शेयर होल्डर के हित में काम कर रहे थे? तो उसी टाइम ये डिस्क्लोज कर देते कि हमारे डेरिवेटिव में इतना लॉस है। लेकिन उस टाइम इन्होंने नहीं किया, क्योंकि उस टाइम इन्होंने 1300 रुपये के आसपास उसका पीक जो था ना, इस शेयर का पीक 1300 रुपये के आसपास, अब 700 के आसपास ही आ गया, तो आधा रह गया। और जिसने वो पीक पे खरीदा होगा उसका क्या होने वाला है? वो मुझे तो नहीं लगता बहुत जल्दी प्राइस वापस आने वाला है। फिर क्या हुआ, रिजल्ट से पहले सीएफओ ने, इंडसइंड बैंक के सीएफओ ने रिज़ाइन कर दिया। तो ये तीनों चारों जब रेड फ्लैग होते हैं ना, तो इसका मतलब मैनेजमेंट जो है ना, ये मैनेजमेंट में कुछ खोट है। यही बात मैंने आपको काफ़ी पहले, जब 3 या 4 तारीख को जैनसोल ने की रेटिंग डिफ़ॉल्ट कर दी गई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज द्वारा, तब भी मैंने आपको यही वाली बात कही थी। मैनेजमेंट को आप देखो, उसकी बातें सुनो, और अगर आपको उसकी बातें कुछ अजीब लगती हैं तो उस शेयर से आप दूर रहो। अब आपकी बात कि ये प्राइस राइज सस्टेनेबल है, प्राइस राइज का मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसका प्राइस राइज को मैं जेन्युइन तब मानूंगा जब इनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जो मुझे नहीं लगता कि मार्च क्वार्टर के जो इनके रिजल्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे, क्योंकि इस लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये सुमंत कटवालिया साहब और ये जो अरुण खुराना साहब हैं और एक और कोई सज्जन है, ये तीनों को लाल झंडी दिखा दी है आरबीआई ने, और इनको थोड़े टाइम में ये रवाना होंगे। तो जब तक ये मैनेजमेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ईंट पत्थर का जो कंपनी जो होती है, ईंट पत्थर की होती है, कंपनी में खुद में जान नहीं होती। हमने उसको लीगल स्टेटस दे रखा है, वो उसको पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन उसको चलाने वाला जो आदमी है ना, वो हार्ड मास का आदमी होता है। तो अगर उसकी नीयत खराब है ना, तो आप समझ लीजिए कि वो जो व्यक्ति है, वो जो कंपनी है, वो भी जो है ना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो ये दागी रहेगी। तो मुझे इस बात पर डाउट है कि ये जो प्राइस राइज है ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं वो 1300 पहुंच जाएगा, तो 1300 नहीं पहुंचने की, मुझे नहीं लगता कि ये पहुंचेगा। कब तक? जब तक ये मैनेजमेंट चेंज नहीं होगा। तो एक संक्षेप में आंसर ये, अगर ये मैनेजमेंट चेंज होता है और कंपनी परफॉर्म करती है, तो शायद इसका भाव सस्टेनेबल मैं मानूंगा, वरना मैं तो इसको दूर से भी नहीं देखूंगा जब तक ये मैनेजमेंट है। आर पंकज जी एमी ऑर्गेनिक्स के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, एमी ऑर्गेनिक्स जो है ना, वो स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, और इसका आईपीओ सितंबर 2021 में, 2021 में इसका आईपीओ आया था। अब ये दो तरह के केमिकल बनाती है। एक है
एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और दूसरा है स्पेशलिटी केमिकल्स। अब देखिए ये क्या होता है, एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स क्या होता है। जब हम क्रोसिन खाते हैं ना, तो क्रोसिन में जो दवाई का कंटेंट होता है वो पैरासीटामोल होता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को जिस चीज़ से बनाया जाता है, यानी कि पैरासीटामोल वो जो ओरिजिनल दवाई है, जो दवाई का काम है, क्रोसिन ब्रांड है, पैरासीटामोल दवाई है। अब ये किस चीज़ से बना है, किस केमिकल से बनेगा पैरासीटामोल, वो जो केमिकल है उसको एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पैरासीटामोल जिससे बनता है खाली उसको बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो दवाई है और दवाई का जो मॉलिक्यूल है वो जिस चीज़ से भी बनता है उस चीज़ को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। अब ये कई तरीके के हो सकते हैं। एक तो जेनरिक हो सकता है, ठीक है। अब जेनरिक का मतलब ये वो दवाई जो बिना ब्रांड की मिलती है, तो उसके लिए भी ये माल तैयार करते हैं, ठीक है। दूसरा ब्रांडेड, तो ब्रांडेड दवाइयों के लिए भी ये एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट तैयार करते हैं। और जो तीसरा है रिसर्च वाली, मतलब वो बाज़ार में अभी लाने की तैयारी है उनको, तो उन दवाइयों के लिए भी ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तैयार करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो जेनरिक के लिए जो आपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाया उसमें आपको सबसे कम मार्जिन है, क्योंकि ऐसे बनाने वाले बहुत हैं। उसके बाद ब्रांडेड के लिए अगर है तो फिर वो ब्रांडेड वाला आप ही को ठेका देगा, तो उसमें कंपैरेटिवली बेटर मार्जिन है। और जो नया मॉलिक्यूल अभी लॉन्च ही नहीं हुई दवाई, उसके लिए जब आप ये सब बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है। तो ये इनकी गणित रही। फिर दूसरा जो है वो ये स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल हम कई बार वैसे बता चुके हैं, एक बार फिर बता देता हूँ कि वो केमिकल जो किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए काम आता है। जैसे मान लीजिए आपको मैगी के सॉस में आपको, या जो किसान के सॉस में समझ लीजिए, तो किसान के सॉस में अगर आपको कोई प्रिजर्वेटिव डालना है तो उस प्रिजर्वेटिव में जो कंटेंट होगा वो स्पेशलिटी केमिकल होगा, क्योंकि वो खाने के काम आता है। तो उसको एक पर्टिकुलर टेस्ट और पर्टिकुलर उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो उन चीज़ों को स्पेशलिटी केमिकल बोलते हैं। तो ये कौन सा स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं, तो ये पैराबेंस बनाते हैं, PARABENS। और पैराबेंस फॉर्मुलेशन, ये क्या होता है, देखिए ये जो है ना, ये एक स्टेबलाइज़र मतलब प्रिजर्वेटिव के काम आता है। किस में प्रिजर्वेटिव के काम आता है, तो ये कॉस्मेटिक्स में, जैसे क्रीम और लोशन है, अगर आप उसको काफ़ी टाइम तक भी क्रीम और लोशन को रख दोगे ना तो उसमें गंध नहीं आएगी। उसमें आप घी या तेल को अगर आप काफ़ी टाइम तक रख दो, 6-8 महीने अगर घी और तेल को अपने घर में रख लेते हैं तो उसमें कई बार गंध आने लग जाती, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ होता। और घर का बनाया हुआ अगर मक्खन होता है तो उसमें तो बहुत जल्दी आने लग जाती है। तो ये जो पैराबेंस होते हैं ये कॉस्मेटिक्स में, एनिमल फूड में, और पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे सोप है, शैम्पू है, तो शैम्पू में भी आप कभी देखेंगे तो ख़राब नहीं होता शैम्पू, तो उसमें ये पैराबेंस काम आते हैं। अब ये जो एडवांस, इनके दो सेगमेंट मैंने बता दिए, एक एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट है और दूसरा स्पेशलिटी केमिकल है। तो एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट से इनको 79% रेवेन्यू आती है, और जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं उनसे इनको 21% रेवेन्यू आती है। और ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, मतलब ये जो एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इनके हैं ना, उसमें ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं, यानी कि रॉ मटेरियल से लेके, मतलब ये इनको ये नहीं कहीं कुछ इनको लाना पड़ता है, बिल्कुल रॉ मटेरियल, ओरिजिनल रॉ मटेरियल इनका जो है ना वो केमिकल से शुरू करते हैं और फिर वहाँ से ये एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तक बना देते हैं। और 15 थेरेप्टिकल एरियाज़ में है, यानी जैसे थेरेप्टिकल एरिया का मतलब ये है कि मान लीजिए कैंसर की भी है ये दवाइयाँ, उनके लिए मतलब इंटरमीडिएट्स, तो कैंसर की भी है, या आपकी खांसी जुकाम की भी है, फिर आपको लिवर की भी है, फिर लंग्स की भी है। तो इस तरह के ऐसे तो करीब 17 थेरेप्टिक एरियाज़ में ये सब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं।
500 से ज़्यादा इनके कस्टमर हैं, 55 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं और 56% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आता है और 44% जो है वो डोमेस्टिक से आता है। 30 से ज़्यादा कस्टमर्स इनके वर्ल्ड वाइड ऐसे हैं जो इनके साथ लगातार 10 साल से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसको रिपीट ऑर्डर मिल रहा है, यानी कि इनका काम इतना अच्छा है कि वो इनके कस्टमर्स इनको रिपीट ऑर्डर देते हैं। फिर जो एक्टिव इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, ये हुआ सिप्ला हुआ, जाइडस हुआ, सन हुआ, अरबिंदो हुआ, ल्यूपिन हुआ, रिलायंस हुआ, हिमालय हुआ, बेयर हुआ। तो ये सारी जो है इसके क्लाइंट्स हैं। अब इसमें कंपनी में इसमें इनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो देखिए पहली चीज़ तो ये इतनी R&D बेस्ड काम है ये सारा। तो ये जो R&D बेस्ड जब काम होता है तब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड काम, मतलब रिसर्च से रिलेटेड काम है। तो हर जो कंपनी है ना, हर कोई कंपनी इसमें एंटर नहीं कर सकती। तो ये हाई बैरियर टू एंट्री, यानी कि ज़्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में आ नहीं सकती। दूसरा क्या है, जो प्रमोटर है ना ये काफ़ी एक्सपीरियंसड है। तीसरा क्या है, ये जैसे मैंने बताया कि ये 55 कंट्रीज़ में इनका एक्सपोर्ट होता है, तो इनका जो रीच है ना, रेवेन्यू है ना, वो ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है। भाई कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे अमेरिका में प्रॉब्लम चल रही है, कोई टैरिफ लगा दिया, तो बाकी ज्योग्राफी से इनको रेवेन्यू आ जाता है। फिर इनकी जो रिलेशनशिप है, जैसे मैंने बताया कि इनकी जो 30 से ज़्यादा कस्टमर्स इनके ऐसे हैं जिनसे 10 साल से ज़्यादा की रिलेशनशिप है, तो एक कस्टमर रिलेशनशिप भी अच्छी चीज़ है। डिसएडवांटेज या इनकी वीकनेसेस क्या है, उसमें ये है कि देखिए ये जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं उनमें एक डिसएडवांटेज तो आप मान के चलिए कि इनका जो रॉ मटेरियल है ना वो क्रूड ऑयल से निकलता है। तो ये जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जैसे फ्लक्चुएट होती हैं वैसे वैसे ही क्या है, इनका प्रॉफिट का मार्जिन इनका कम होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि ये जब माल सप्लाई करते हैं तो उसमें ये एक क्लॉज लिख के रखते हैं कि अगर क्रूड ऑयल के या रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हम आपके जो नेक्स्ट डिलीवरी जो आपकी होगी उसमें हम प्राइस राइज करके देंगे। लेकिन क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर को नाराज़ नहीं किया जाए, इसलिए ये एब्जॉर्ब भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा इनके साथ या इस तरीके पूरी इंडस्ट्री के साथ ये डिसएडवांटेज है। फिर क्या है, जैसे मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक जो बड़ी प्रॉब्लम है ना वो है वर्किंग कैपिटल की। तो इनको बहुत सारा माल रॉ मटेरियल बना के रखना पड़ता है कि भाई जिसका ऑर्डर आया तो फिर वो बना के उनको दे देते, क्योंकि प्रोक्योरमेंट करना, फिर प्रोक्योरमेंट में डिलीवरी आएगी, डिलीवरी आने के बाद उसका इंस्पेक्शन होगा, उसका फिल्ट्रेशन होगा, प्रोसेस में जाएगी, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इनको इसलिए रॉ मटेरियल अपने साथ रखना पड़ता है। तो इनका एक ये डिसएडवांटेज है। अब मार्केट कैप की बात करें तो 9,500 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है। आरओई जो है ठीक है, एवरेज है 9.4%। प्राइस टू इक्विटी 78 का है। ये जो सारी कहानी मैंने बताई वो यहाँ पर फेल हो जाती है कि 78 का अगर आप पी देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप केमिकल कंपनी में अगर इस तरह का पी दे देंगे तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा कमाई होने वाली है। फिर लास्ट 3 साल की जो सेल है वो 28%, 28% बढ़ी है। प्रॉफिट जो है वो 3% बढ़ा है। प्रॉफिट फ्लैट है, ठीक है। और उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि जो रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन है ना और जो कंपटीशन है, ठीक है, वो प्रॉब्लमेटिक है। प्रमोटर के पास 36% है, एफआईआई के पास 16% है, डीआईआई के पास 20% है और पब्लिक के पास 28% है। तो ठीक ठाक सी कंपनी है। लेकिन देखिए अभी कुछ कैपेक्स भी कर रहे हैं, तो कैपेक्स से जब रिजल्ट आएगा और इसके कुछ भाग्य चेतेंगे। लेकिन अभी तो 78 का पीई तो है, तो आप इसको ठंडा होने का इंतज़ार कीजिए और इसकी परफॉर्मेंस को आप चेक करते रहिए। खरीदने बेचने की कोई राय नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं लूँ उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपके दिमाग में शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछें। और किसी भी शेयर में जिनका जिक्र मैं आज या किसी अन्य वीडियो में कर रहा हूँ, मेरी कोई ख़रीद फरोख्त की राय नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर ख़रीद फरोख्त का निर्णय करें। अब JGJ 9999 वो इनविट के बारे में पूछते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। तो उन्होंने 2 कंपनीज़ के इनविट के बारे में पूछा, एक पावर ग्रिड के लिए और एक इंडीग्रिड के लिए। तो देखिए पहले अपन ये समझ लें कि आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप
एक बिल्डर है, ठीक है, छोटे बिल्डर हैं, और आपका काम मकान बनाना है, तो आपने क्या किया, बैंक से थोड़ा थोड़ी खुद की पूंजी लगाई और थोड़े आपने बैंक से लोन लिया। अब बैंक से लोन लिया और आपने मकान खड़ा कर दिया। अब वो मकान खड़ा कर दिया, उसमें एक मान लीजिए आपने एक किराएदार भी आ गया, बेचने की जगह आपने उसमें किराएदार भी रख दिया। अब किराएदार से कुछ इनकम आएगी। अब आपका काम क्या है, आपका काम तो है मकान बनाना। तो आप ये चाहते हो मैं इसके बाद एक नया मकान बनाऊं, ठीक है। किराया खाना नहीं है आपका पर्पस, आपका पैसा ब्लॉक हो गया, आपका तो फायदा लेना है उस दोनों के बीच में से। मतलब आप अगर जैसे मान लीजिए आप 50 मकान बना सकते थे और एक मकान आ गया, तो अब आपकी कैपेसिटी, एक मकान आपने बना दिया और उसको किराए पे चढ़ा दिया, तो मान 49 मकान बनाने की कैपेसिटी रह गई ना आपकी। तो आपने क्या किया, आपने मोहल्ले वालों को बुलाया, आपने ये क्या कहा कि भाई ऐसा है, आप एक ग्रुप बना लो, ठीक है, आप मेरा जो पैसा है ना, मेरा जो पैसा है उसको मुझे वापस दे दो, यानी कर्जा जो मैंने बैंक से लिया वो मुझे वापस कर दो, और जो मैंने पूंजी लगाई वो मुझे वापस कर दो, ठीक है। आप इसमें मान लीजिए 10 जने हैं, तो आप इसमें हिस्सेदार बन जाओ, और ये जो किराया आएगा ना, ठीक है, ये आप सब लोगों का प्रॉफिट है। अब मान लीजिए जिसका काम ये नहीं है, और जो मान लीजिए वो जितने भी लोग मोहल्ले वाले थे वो नौकरी करते हैं, उन्होंने कहा अच्छा है ना यार, इन्वेस्टमेंट का अच्छा तरीका है, ये जो किराया आएगा ये अपने आपस में बांट लेंगे, ठीक है, मकान अपना हो ही गया, मतलब हम उसके शेयर होल्डर हो गए ना मकान के, तो बस मकान अपना हो गया। तो बस ये का ये किस्सा जो है ना, एक रेगुलर इनकम किसी पर्टिकुलर असेट से जब हम लेते हैं, तो और वो इंफ्रास्ट्रक्चर असेट अगर होती है तो उसको हम इन्विट बोलते हैं। अब इसमें क्या असेट है, तो पावर ग्रिड का जो इन्विट है, इसमें एक्चुअली जो पावर ट्रांसमिशन की जो लाइंस है ना, वो एसेट है। पावर ग्रिड ने क्या किया, उसका काम लाइनें बिछाना है, तो पावर ग्रिड ने क्या किया कि जितनी भी इतनी ये असेट्स थी ना, उनको अपनी कंपनी से निकाल के बाहर कर दिया, उनसे कह दिया भाई ये मैंने बना दी, अब उसके तो पैसे चाहिए ना। देखिए, अगर आप लगातार ट्रांसमिशन लाइंस बनाएंगे तो आपको पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा कहाँ है आपके पास, या तो कर्जा लेते जाओ, तो कर्जा लेने से तो कंपनी रिस्की होने लग जाती है, इक्विटी कितनी रेज करोगे। तो अपने पैसे को रिलीज करने का तरीका ये है कि आप उसको एक इन्विट बना दो उसकी जगह। अब इन्विट में इन्होंने क्या किया, ट्रांसमिशन जो लाइंस है ना, वो जितनी इनके ट्रांसमिशन लाइंस है उनको एक अलग इन्विट बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब भाई कौन, मान लीजिए टाटा पावर वाला है, वो बिजली भेजेगा ना अपनी, भाई पावर प्लांट से जहाँ जनरेट हो रही है वहाँ से बिजली भेजेगा, तो वो क्या करेगा कि भाई तू ऐसे कर, ये इन्विट वाला बोलेगा तू मेरी लाइन के थ्रू भेज दे, ठीक है, मैंने यहाँ तेरे एरिया में लाइन बिछा रखी है, लेकिन तू जो बिजली भेजेगा ना उसका मैं किराया लूँगा, ऑफ कोर्स लेगा। तो ऐसे ही जो है ना ये ट्रांसमिशन लाइन है ना, उनका एक इन्विट बना के, मतलब उनको एक एसेट के रूप में लेके, और उस पर जो बिजली भेजते हैं उनसे ये किराया वसूल करते, तो वो इन्विट की इनकम हो गई। जैसे किराएदार से हम किराया वसूल कर रहे थे ना, उस तरीके से यहाँ पर इन्विट से वो इनकम हो गई। और ये दोनों इन्विट जो है, पावर ग्रिड का और ये जो इंडी ग्रिड का इन्विट है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब इसमें क्या फ़र्क, क्या है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं, बस इतनी सी बात है कि जो पावर ग्रिड का इन्विट है उसकी जो आरओई है ना वो बहुत अच्छी है, वो 13% की है, और जो इंडी ग्रिड का इन्विट है ना, उसकी आरओई केवल 4.5% है। अब आप बात करेंगे कि भाई मेरे को क्या मिलेगा, आप एक बात ये समझ लीजिए, आप ये फिक्स डिपॉजिट प्लस इक्विटी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इक्विटी जैसा तो रिस्क है और फिक्स डिपॉजिट जैसा रिटर्न है, ये आने वाला है इसमें। रिस्क क्यों है, क्योंकि ये आप लगातार बाजार में बेच सकते हो, खरीद सकते हो। तो अगर आपने नीचे के भाव पे इनको ले लिए, कभी मार्केट क्रैश हुआ और नीचे के भाव में ले लिए, तो सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि इनका रिटर्न फिक्स है। भाई आपके असेट फिक्स हो गए, किराएदार जैसे मान लीजिए, अब उससे कितना किराया आप बढ़ा दोगे, ऐसा तो है नहीं। किराएदार से एक मकान में वो जो मकान है उसकी कैपेसिटी है ना, एक किराया कितना देगा, 25,000, 50,000, 60,000 जो भी एक बार देगा, उससे कितना बढ़ेगा वो हर साल एक्स्ट्रा, 5%, 8%, 10%। और अगर किराएदार खाली कर गया तो मकान खाली पड़ा रहेगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, और मेंटेनेंस आपको करानी पड़ेगी। तो ये जितनी ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनमें भी यही काम हो रहा है। अभी तक इन दोनों ने डिविडेंड नहीं दिया है, कब डिविडेंड आएगा। और अगर आपने अगर आप शेयर बाजार में डील ही नहीं करना चाहते, मतलब ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना,
तो कोई आदमी इसको इन दोनों को क्यों ले? अगर आपको शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना तो आप सीधे एफडी में चले जाइए, और अगर आपको शेयर मार्केट रिस्क लेना है तो फिर आप डायरेक्ट इक्विटी में या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आ जाइए या और किसी कंपनी के थ्रू आ जाइए। ये जो कॉम्बिनेशन है ना JGJ9999 साहब, तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है ना, ये थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आता है। ठीक है ना। बाकी इन्वेस्टर हर तरह के इन्वेस्टर हैं जिनकी चॉइस होती है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछते हैं धनंजय सिंह जी। तो देखिए, फिर एक ये केमिकल कंपनी है धनंजय जी, और जुलाई 2021 में इसका IPO आया, और ये बेसिकली 3 या 4 तरह के केमिकल्स जो है ना वो बनाती है। पहली बात तो ये समझ लें कि इसको क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों बोलते हैं। ये जो अपनी प्रोसेसेस और जो प्लांट है ना, उसमें ये कहते हैं कि हम इस तरह के प्रोसेसेस और तरीके ये जो केमिकल बनाने में लेते हैं, इस तरह की प्रोसेस हमारी है कि पॉल्यूशन को नुकसान नहीं होता। इसलिए हम क्लीन साइंस से काम करते हैं। हम केमिकल बनाते हैं लेकिन पॉल्यूशन को हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते, इसलिए हमारा नाम क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये रखा है। केमिकल से लेना देना नहीं है इनका कि क्लीन केमिकल बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब ये बनाते क्या है, देखिए कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से केमिकल्स के नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लेंगे। हमको तो मोटा मोटा आइडिया चाहिए। तो एक MEHQ क्या होता है, मोनोमेथिल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन। तो कॉम्प्लिकेटेड उसमें मत जाइए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा, जो अगर आपने साइंस में, आप जितने भी मेरे दर्शक हैं उन्होंने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा इतने ही कॉम्प्लिकेटेड नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं। तो MEHQ बनाते हैं। अब ये क्या होता है, ये एक स्टेबलाइजर होता है। जैसे आपने देखा ना फेविकोल होता है, अगर फेविकोल को डब्बा बंद जब तक रखते हैं जब तक तो वो लिक्विड रहता है, और जैसे आप उसको बाहर खुला छोड़ देंगे उसके ऊपर एक ऐसा चमड़ा टाइप बन जाता है। ठीक है, हार्ड हो जाता है वो। तो वो जो स्टेबलाइजर है जिससे वो लिक्विड रहता है ना, एयर के कांटेक्ट में नहीं आया तब तक वो लिक्विड रहेगा। तो वो जो लिक्विड रखने की जो चीज़ होती है ना, वो उसको ये जो MEHQ है ना, इसी तरीके से आपने नेल पेंट में देखा होगा, जो अपने नेल पॉलिश जिसको बोलते हैं, अगर आपको ओपन छोड़ देंगे तो वो सख्त हो जाती है। तो ये जो MEHQ जो है ना, उसमें से हवा से उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है, और उसके कारण वो चीज़ हार्ड हो जाती है। दूसरी जो है वो है गुआइकोल। वो क्या है, ये गुआइकोल आपने दवाई में, अगर आप कफ सिरप अगर लेंगे तो इस तरह के नाम वाली आपको उसका कंटेंट अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा। तो ये कफ सिरप का जो कंटेंट होता है ना, वो भी ये बनाते हैं। फिर 4-MAP। अब 4-MAP क्या हुआ, वो है 4-मेथिल एसिटोफिनोन। ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। 4 से मतलब ये है कि कोई IUPAC का नाम है ये, मतलब एक नाम रखने का तरीका। 4 से 4 गुना नहीं है ये। ठीक है, ये आप टेक्निकल बात समझ लीजिए। ये कहाँ काम आता है, ये परफ्यूम और मेडिसिन बनाने के काम आता है। अब ये जो इस कंपनी में ये जितने भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें इनका ये क्लेम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों का कि हम या तो नंबर 1 है और या नंबर 2 है। तो ये जो है 64% इनका रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट करके आता है, और 36% जो है वो इंडिया से आता है। और इस कंपनी की जो खास बात है वो ये है कि एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और नीश्ड एरिया में है। मतलब ऐसे जो प्रोडक्ट्स जो है ना, वो वर्ल्ड में कम ही बनाते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड में या तो नंबर 1 है अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी में, या नंबर 2 है। फिर क्या है, इनकी फाइनेंशियल की अगर आप बात करें तो हाँ, डिसएडवांटेज जैसे मैंने बताया अपना, वो ये है कि ये सब रॉ मटेरियल इनका होता है वो क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव होता है, और जैसे क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव हुआ तो वहाँ पर प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है ना, वो इनके मार्जिन को डेंट करती है, मतलब उसको मार्जिन पे हिट करती है। अब इसका मार्केट कैप जो है वो 12,600 करोड़ का है, ROE 22% है, डेट टू इक्विटी 0 है, बहुत ही अच्छी बात है। PE 48 का है, तो PE काफ़ी रीजनेबल हो रहा है। पहले इसका PE काफ़ी हाई था। 3 साल की सेल जो है वो 16% बढ़ी है, 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 7% बढ़ा है। तो प्रॉफिट जो है ना उसकी तरफ से थोड़ा फ्लैटनेस है। प्रमोटर के पास 75%। इसका मतलब क्या हुआ कि बाज़ार में ज़्यादा शेयर अवेलेबल नहीं है। प्रमोटर के पास 75% होता है तो शेयर में लिक्विडिटी कम हो गई है, कम होती है। फिर 6% FII के पास है, 5.5% DII के पास है, और 13.5% पब्लिक के पास है। तो ठीक ठाक सी कंपनी है,
जैसे मैंने बताया, आपको जितनी भी केमिकल कंपनीज़ जो होती है ना, वो जब आप लें तो केमिकल कंपनीज़ को पहले अच्छे से स्टडी करें क्या बनाती है, ठीक है, कैसे बनाती है, क्या डिमांड है वर्ल्ड में, डिमांड कैसे प्रभावित होती है, और उसके बाद लें, हाइप से ना लें। तो अब धीरज शर्मा जी मॉर्पन लैब के बारे में पूछते हैं। तो मॉर्पन लैब जो है ना, उसके दो सेगमेंट हैं, और उसमें एक तो है मेडिकल डिवाइसेस का, मतलब वो मशीनें जो बनाते हैं, तो उसमें क्या ग्लूकोमीटर बनाते हैं, वो डायबिटीज़ नापने के लिए उसकी स्ट्रिप भी बनाते हैं ये, फिर बीपी मॉनिटर्स बनाते हैं ब्लड प्रेशर नापने वाले, फिर थर्मोमीटर बनाते हैं, फिर पल्स ऑक्सीमीटर भी बनाते हैं। वो कोरोना के टाइम में वो एक मशीन सी थी जिसको हाथ में लगा देते थे, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन लेवल जो अपन चेक करते थे वो। इसके अलावा ये जो है एपीआई भी बनाते हैं। एपीआई मतलब जैसे वो कंटेंट जो दवाई का ओरिजिनल कंटेंट जो होता है, जैसे मैंने बताया क्रोसिन में पैरासीटामॉल जो होता है वो, तो क्रोसिन तो ब्रांड हो गया, और जो पैरासीटामॉल होगा वो एपीआई हो गया। फिर ब्रांडेड फॉर्मुलेशन भी बनाते हैं हार्ट के लिए, स्ट्रोक के लिए, मतलब लकवे के लिए, और इनके लिए इनके ब्रांडेड दवाइयाँ भी इनकी आती है। तो मेडिकल डिवाइसेस से जो इनका पैसा आता है, जो रेवेन्यू आता है, वो 30% आता है, और फार्मास्यूटिकल से, मतलब ये जो एरिया है एपीआई वाला और कंज्यूमर वाला और जो फॉर्मुलेशन वाला है, उसमें इनसे 70% रेवेन्यू आता है। और एक्सपोर्ट जो है ये 70% जो है एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, इनका रेवेन्यू जो है ना वो 30% आता है। अब करीब करीब 2900 करोड़ का, 2900 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी जो है वो 0.03% है। आरओई ठीक है इनका, आरओई 12% है। पी भी रीजनेबल है, 23 का पी है। 3 साल की जो सेल है ना वो 12% अप है, लेकिन प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं हुई है, मतलब प्रॉफिट फ्लैट है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट फ्लैट है, इसका मतलब इनके जो कंपटीशन के कारण इनको अपने मार्जिन पे हिट लेना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि डेट इनके पास है नहीं बहुत ज़्यादा। प्रमोटर की जो होल्डिंग है ये भी एक रेड फ्लैग है, 36% है जो गिर रही है। एफआईआई की जो होल्डिंग है वो 2% है, वो भी कम हो रही है। और डीआईआई की जो होल्डिंग है वो भी कम हो रही है, वो 1.6% है दिसंबर 2024 में। पब्लिक के पास, जैसे मैंने बताया, अगर ये सब इन सब की गिरेगी तो किसके पास जाएगी, वो जाएगी पब्लिक के पास। पब्लिक की होल्डिंग इसके पास, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है, और वो 61% है। तो एक ठीक ठाक सी कंपनी है। अब वही वाली बात है कि एक्सेलेंट रिटर्न्स तो ये कोई देने वाली मुझे लगता है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट इनका फ्लैट होता जा रहा है, और कोई इनका मतलब ठीक ठाक से इनके ब्रांड है, कोई बहुत शानदार ब्रांड नहीं है। मतलब आप मिडिल, लोअर मिडिल क्लास का ब्रांड आप इसको समझ लीजिए, ठीक है ना भाई। दवाई अगर आप लेओगे तो मोरेपेन के आप ज़्यादातर आप थर्मामीटर जरूर ले आओगे, लेकिन मोरेपेन की कोई दवाई मैंने कभी किसी को प्रेस्क्राइब, डॉक्टर को प्रेस्क्राइब करते हुए बहुत ज़्यादा देखा नहीं मैंने। तो ये जो इनकी एक थोड़ी सी ये सब कमियां हैं, और नए नए फार्मूलेशन ये लॉन्च कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट ये लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितने सफल होते हैं कितने नहीं सफल होते हैं, वो भविष्य के गर्भ में कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, मतलब एवरेज कंपनी है ये, खरीद फरोख्त की कोई राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।